अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं सेस। सेस क्या है? एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपके सीएसएस को चार चांद लगा देता है। आपके सीएसएस को पर लगा देता है, आपका सीएसएस जो है ना उड़ने लग जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल टूल है और बहुत ही इजी टू लर्न है। और आजकल के टाइम में इसके बगैर मतलब स्टाइल करना, अगर आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हो, आप कस्टम सीएसएस यूज़ कर रहे हो और आप सेस यूज़ नहीं कर रहे हो, तो मतलब बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, आप इसको मिस कर रहे हो। अगर आपने इसको सिर्फ इस वजह से अवॉइड किया है कोई डिफ़िकल्ट है या फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। नॉर्मली सीएसएस क्या है? एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। आजकल का जो CSS3 है बहुत एडवांस हो रहा है, बहुत सी चीज़ें उसमें पॉसिबल है, बट स्टिल जो मॉडर्न ब्राउज़र है CSS3 सिर्फ वही सपोर्ट करते हैं। मतलब CSS3 के ऐसे बहुत से फीचर्स है, जैसे लूप हो गए और फंक्शंस हो गए, वेरिएबल्स हो गए, छोटी मोटी चीज़ें तो तकरीबन सारे ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो बहुत दुनिया में कितने ब्राउज़र हैं, बहुत सारे ब्राउज़र्स वो सपोर्ट नहीं करते। फिर मोबाइल में बहुत सारे ब्राउज़र है वो CSS के लेटेस्ट फीचर सपोर्ट नहीं करते। तो सेस जो है ये एक टूल है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो आप जब अपने CSS के साथ एक कंपाइलर है, मतलब आप लिखोगे सेस के सिंटैक्स में, बहुत इजी सिंटैक्स है, आप लिखोगे सेस में और आपके जो प्रोसेसर है बैकग्राउंड पे बैक एंड पे जो चल रहा होता है वो आपके सेस के स्क्रिप्ट को, जो कोड को CSS में कन्वर्ट करता है। तो आप बहुत मतलब आप वो CSS3 वाले काइंड ऑफ तकरीबन सारे फीचर्स भी यूज़ करोगे और ब्राउज़र को देखेगा नॉर्मल CSS। तो बहुत ही पावरफुल है। अभी इसमें हम मतलब बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने वाले हैं और बहुत इजी में और बहुत जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं और आप लोगों की लाइफ इजी हो जाएगी। इसमें हम वेरिएबल डिस्कस करेंगे, नेस्टिंग, मिक्सेंस, बिल्ट इन मॉड्यूल्स, इंपोर्ट ऑपरेटर्स, फ्लो कंट्रोल रूल्स, इफ़, ईच, फॉर, व्हाइल, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सेस का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसको आप कैसे भी प्रोनाउंस करो, SASS है तो उसको सास कैसे भी प्रोनाउंस करो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप सबसे पहले इंस्टॉल पे आओ, यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। बट इससे भी पहले आपके कंप्यूटर में, आप चाहे विंडो यूज़ करो या फिर दूसरा मैक यूज़ करो, आपके कंप्यूटर में रूबी इंस्टॉल होना चाहिए। ये तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप ये रूबी इंस्टॉलर आपको मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करो सबसे पहले कंप्यूटर में। आई थिंक मैक में होता है डिफ़ॉल्ट, आई डोंट नो, बट मैं भूल गया हूँ। बट मेरे पास, वहाँ भी आप चेक कर लो, डायरेक्ट ये कमांड्स रन कर लो। अगर आपके पास इंस्टॉल हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आपको ये प्रॉब्लम होगा, आपने फिर ये इंस्टॉल करना है। तो यहाँ से एक लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करो और फिर आपने अगर NPM के थ्रू इसको इंस्टॉल करना है तब यहाँ से इंस्टॉल कर लो। बट यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि मतलब ये थोड़ा सा स्लो होता है NPM में, जो इतना स्लो होगा कि आपको ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा स्टार्ट में। बट जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा और थाउजेंड ऑफ लाइन्स कोड होंगे CSS के, तब शायद थोड़ा डिफरेंस फील होगा और वो फिर थोड़ा डिफरेंस भी कभी कभी फिर बहुत मतलब एनोइंग बन जाता है। तो NPM के थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, बट ये माइंड में रखो। दूसरा ये कि विंडोज़ के लिए आप ये चॉकलेट ही एक पैकेज मैनेजर है, आप इसके थ्रू विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हो। और ब्रीफ जो है ये मैक के लिए बहुत ही इजी है, आपने जस्ट ये कमांड रन करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर ये चॉकलेट ही आपके थ्रू आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे तो फिर आप क्या करो कि अपने कमांड लाइन में आ जाओ और यहाँ पे आपके पास चूँकि ऑलरेडी वो इंस्टॉल होगा रूबी, तो आप उनका पैकेज मैनेजर भी यूज़ कर सकते हो और वो होगा जिम इंस्टॉल सेस। इस तरह इंस्टॉल करोगे, गेट नहीं है, जिम GEM, तो ये आपके लिए इंस्टॉल कर लेगा और दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना। फिर आपने आ जाना है अपने फोल्डर में। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, बट फिर भी आई थिंक इसने इंस्टॉल कर दिया, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं भी आता हूँ एक फ़ोल्डर में, ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है, सिंपल एक फ़ोल्डर। इसके अंदर एक खाली अंदर फोल्डर है एसेट्स का और ये index.html है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, इंडेक्स में अभी कुछ भी नहीं है और एसेट्स में भी कुछ नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं HTML का जो मार्कअप होता है वो मैं कर लेता हूँ हेड बॉडी, सिंपल, ये मेरे पास आ गया। और इसमें मैं लिख दूँगा H1 हेलो और यहाँ से मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, ये जो कोड एडिटर है विजुअल स्टूडियो, इसमें डिफ़ॉल्ट ओपन लाइव सर्वर होगा, मतलब लाइव सर्वर के थ्रू आप चेक कर सकते हो। ये मेरे पास हेलो आ गया
और इसको मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ ताकि इजी हो। तो ये मेरे पास साइड बाय साइड ही आएगा, यहाँ पर हम देख सकेंगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ इधर से। हेलो अब मेरे पास है सिर्फ। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास एसेट्स का फोल्डर है इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ और इसको मैं देखता हूँ SCSS, ये मैंने एक फ़ोल्डर दे दिया। दूसरा मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ CSS। फिर मैं CSS फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना देता हूँ style.scss। अच्छा, आपके पास दो एक्सटेंशंस है सेस में, एक SCSS है और SASS है, मतलब C की जगह पर A है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब इसमें आप कुछ लिखोगे, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूंगा यहाँ पे बॉडी कलर रेड, ये एक बहुत मेन डिफरेंस है इसमें। सेस में आप मतलब ये ब्रैकेट्स और सब कुछ जिस तरह से एस की तरह ही लिखोगे तो ये मतलब आप हटा नहीं सकते हो, लेकिन जब आप SASS यूज़ करते हो तब आप ये नहीं लिखोगे, ये ब्रैकेट्स नहीं डालोगे और ये सेमीकोलन भी नहीं डालोगे और ये बिल्कुल वैलिड होगा, मतलब ये आपको एरर नहीं देगा। तो ये एक मेन डिफरेंस है। बट नॉर्मली ज़्यादातर लोग SCSS यूज़ करते हैं। मैं ख़ुद भी SCSS यूज़ करता हूँ कि ये क्लोज टू CSS है और आपको मतलब मैं भूल जाता हूँ, मैं फिर भी वो डाल लेता हूँ ब्रैकेट्स वगैरह सेमीकोलन, और आदत बनी हुई है। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। कुछ और डिफरेंस भी है डिटेल में, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप डिटेल में रीड कर सकते हो। बट ये मेन डिफरेंस है और कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है इसमें। तो हम SCSS में काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे इसमें SCSS में इस फोल्डर में इस फाइल में हम काम करेंगे और पीछे प्रोसेस कंपाइलर चल रहा होगा और वो हमारे लिए फ़ाइल जनरेट करेगा और वो यहाँ से CSS के फ़ोल्डर में आएगा। हम CSS के फ़ोल्डर में ख़ुद कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो वो लिंक हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे नीचे टर्मिनल में। टर्मिनल के अंदर में जो मेरा रूट फोल्डर है उसके अंदर मैं हूँ SCSS। तो मैं क्या कर दूँगा CD और एसेट्स इसके अंदर चला जाऊँगा और नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक कमांड लिखूँगा SCSS और फिर 2 हाइफन जो डैश है और फिर इसके बाद लिख दूँगा वॉच। बोल रहा हूँ कि इसको वॉच करो और क्या वॉच करना है, हमारा जो फाइल है सेस का, तो SCSS लिख दूँगा। आप एक फ़ाइल को भी वॉच करा सकते हो इस तरह, बट हम एक फ़ाइल को वॉच नहीं कराएंगे, हम पूरे के पूरे फोल्डर को वॉच करेंगे। इसके अंदर अगर हम दूसरे फाइल्स बनाएं तो उसको भी वॉच करें। तो मैं क्या करूँगा, SCSS को वॉच करो और फिर फुल कॉलम और फिर कौन से फोल्डर को मैं जनरेट कराना है। जब ये कंपाइलर हमारे लिए नॉर्मल CSS जनरेट करे, कौन से फोल्डर में आपको उसमें रखना है, तो CSS कमांड लिख दिया, फिर वॉच, फिर कौन से फोल्डर में हम लिखेंगे और कौन से फोल्डर में डायरेक्टरी में हमारे लिए जनरेटेड CSS पड़ा होगा। जस्ट ये लिख दो और एंटर। ये देखो CSS इज़ वॉचिंग फॉर चेंजेस, प्रेस Ctrl+C टू स्टॉप। तो ये देखो अभी ये हमने इसमें बॉडी कलर बैकग्राउंड कलर का लिखा हुआ है और CSS में हमने कुछ भी लिखा, उसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारे लिए 2 फाइल बन गए। style.css. में आपको अपना टच नहीं करना, यही आप सारा देख रहे हैं। जब आप ये स्टॉप कर दोगे ये हाइड भी हो जाएगा। आपका काम इससे है। देखो ये देखो ऑटोमेटिकली इसने हमारे लिए ये बॉडी कलर बैकग्राउंड रेड जनरेट कर दिया। ये हमने नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अगर हम कुछ भी इसमें अब लिखेंगे, ये फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन कर दूं और जैसे ही मैं सेव कर दूं, आप लोग नीचे देखो ऑटोमेटिकली चेंज डिटेक्टेड, मतलब चेंज उसने डिटेक्ट कर लिए और वो चेंज किया होगा। ये देखो यहाँ भी ग्रीन हो गया। तो इसको हम बंद कर देंगे, हम इसमें बिल्कुल काम नहीं करेंगे। हमने काम इसमें करना है, हम काम इसमें करेंगे, लेकिन हम लिंक जो यहाँ पर करेंगे वो हम CSS का करेंगे, क्योंकि हम HTML साइज के फाइल को नहीं जानता। हमने साइज को या फिर जो ब्राउज़र है वो साइज का जो कोड है वो नहीं रीड नहीं कर सकता, वो ह्यूमन लैंग्वेज है। और सेस जो है ये कंप्यूटर इसको रीड कर सकता है, ब्राउज़र CSS को रीड कर सकता है। तो हम CSS का ही यहाँ पर लिंक करेंगे। तो लिंक मैं बना दूंगा और फिर बोलूँगा assets.css.style.css। ये मैंने लिंक कर दिया और ये देखो इसको कलर ग्रीन मिल गया। ये जो बैकग्राउंड पे हमारा कोड चल रहा होगा, आपने इसको स्टॉप नहीं करना, ये इसको चलने दो। तो प्रेस Ctrl+C टू स्टॉप। जब आप काम ख़त्म कर दो उसके बाद आप ये प्रेस कर दो, तभी इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, ये नीचे चलता रहेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर कुछ डमी HTML पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि हमें HTML में हमारा काम नहीं होगा, हमारा CSS में होगा। हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये कुछ कोड मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, सिंपल सा कोड है, कुछ फुटर वोटर H2 इसको हम सारा यूज़ करेंगे। मैं जस्ट सेव कर दूँ, ये मेरे पास ये सारा आ गया। 1 हटा दो यहाँ से, Ctrl+S, सही है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और Ctrl+B के साथ मैं ये साइड बार को हाइड कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है वो है वेरिएबल्स। अगर आप लोग मतलब
जावास्क्रिप्ट या फिर PHP आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा वेरिएबल क्या है। बट अगर आप लोग मतलब फर्स्ट टाइम ये आपका मतलब अभी आपने HTML CSS और ये CS की तरफ आए हो, कभी जावास्क्रिप्ट और PHP को टच नहीं किया, तो मैं आपको फिर बता दूँ, आपको मतलब वेरिएबल का फिर पता नहीं होगा। तो वेरिएबल का मैं आपको बता दूँ कि ये मतलब इसको आप इस तरह समझ लो कि ये एक कंटेनर होता है, एक बॉक्स होता है जो आपका मतलब कुछ वैल्यू टेम्परेरी तौर पर स्टोर करता है। तो मतलब आप कंप्यूटर में से छोटे से मतलब MBs में नहीं, KBs में भी बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा आप इसको दे देते हो, उसमें आप एक वैल्यू स्टोर कर देते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक कलर है, ये आप एक कलर ले लो, ये मेरे पास एक कलर है और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे स्टाइल शीट में 1000 टॉप लाइन, मेरे पास कोई एक स्टाइल शीट है 1000 लाइन लिखा है, 2000 लाइन लिखा है और मैं उस पर मतलब कोई 50 जगह पे मुझे ये कलर यूज़ हुआ है। तो मैं अब हर जगह पे ये कलर अगर यूज़ कर लूँ और फिर उसको मतलब मुझे चेंज करना पड़ जाए, को मुझे क्लाइंट बोले कि यार मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे कोई और कलर चाहिए, सारे के सारे मैं फिर पूरे थीम का मेरा कलर चेंज कर दो, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर कंट्रोल F करूँगा और एक एक जगह पे जाके देखूँगा कहाँ पर ये कलर यूज़ हुआ है और उसको फिर चेंज करूँगा। फिर अगेन कल को उसने बोल दिया कि यार ये चेंज कर दो, तो ये मतलब बहुत हेडेक हो जाता है। और ये सिर्फ कलर की बात मैं नहीं कर रहा, ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। इस कुछ भी हो सकता है, कोई विड्थ हाइट हो सकता है या फिर कोई भी रिपीटेड वैल्यू जो मतलब आपके 1000 ऑफ लाइन जो CSS कोड है उसमें रिपीट हो रहा हो। आप चाहते हो कि ये मतलब आप कल को अगर आपको चेंज करना पड़े वो जी, तो आपको हर एक लाइन में जाके चेक करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आप इसको अगर एक वेरिएबल में स्टोर कर लोगे और वो वेरिएबल फिर सारे CSS के फाइल में जहाँ पे यूज़ करोगे, कल को आपको अगर क्लाइंट बोले कि इसको चेंज कर दो, आप स्टॉप पे चेंज कर दें, हर जगह पे चेंज हो जाएगा। ये कैसे को मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल वेरिएबल कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ कि थीम कलर, ये मेरे थीम का कलर है। मैं जब कोई वेबसाइट बनाऊंगा, ज़ाहिर है मेरे वेबसाइट का कोई कलर होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा। फेसबुक का आप देखो ब्लू कलर है, इस तरह मतलब ये उनका थीम कलर है, इसका उनके हर जगह पे ब्लू कलर यूज़ होगा। ट्विटर का देख लो, कुछ ब्लू कलर है, लोगों में वो कलर है, टॉप पे हर जगह पे उन्होंने ब्लू कलर यूज़ किया होगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे वेबसाइट का थीम कलर ये है। तो अब ये देखो, ये हमारे पास एक वेरिएबल बन गया, ये वेरिएबल का नाम है, की है और ये वैल्यू है वेरिएबल का। तो अब हर जगह पे जहाँ भी हमें ये कलर चाहिए होगा, हम ये कलर का जो कोड है यूज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट ये ग्रीन की जगह ये यूज़ कर देंगे। तो देखो पूरे लेआउट का कलर हमारे पास चेंज हो गया। अब मैं जहाँ भी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास H1 है, H2 है, क्या है H2, जहाँ भी H2 यूज़ हुए मैं उसको बोल दूँ उसको कलर दे दो, ये मेरा जो थीम कलर है ये दे दो, और ऊपर वाला मैं कर दूँगा ग्रे। पूरे थीम का कलर, बोर्ड का कलर मैंने ग्रे कर दिया और जहाँ H2 यूज़ हुआ है उसको ये कलर दे दो। सही है ये कलर। अब ये H3 होगा शायद, H1 है। अब ये देखो दो जगह पे मैंने ये सेम वेरिएबल यूज़ किया हुआ है और इस वेरिएबल से जो वैल्यू आ रही है वो पीछे से आ रही है। मैंने अगर कल को मुझे क्लाइंट बोले कि यार ये चेंज कर दिया कलर, मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे इस जगह पे नहीं आना पड़ेगा, मैं जस्ट यहाँ पे ये कलर चेंज कर दूंगा। ऐसे सेव कर दो, ये देखो सब जगह पे ग्रीन हो गया। तो ये एक वेरिएबल CSS में, ये मतलब आज से कुछ साल पहले तो पॉसिबल नहीं था। CSS 3 में ये पॉसिबल है, आप वेरिएबल वहाँ भी बना सकते हो, बट हो सकता है जो पुराने ब्राउजर है वो सपोर्ट ना करें। सेम इसमें आप फिर मल्टीपल वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 3-4 कलर इस तरह ले लूँ, कॉमा के साथ मैं दूसरा पेस्ट कर दूँ इस तरह, तो ये यहाँ पर ख़राब हो जाएगा, ये शायद असाइन ना हो, बट इस तरह आप मतलब 3-4 कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो तीनों कलर एक को असाइन नहीं होता है, बट ये अब वेरिएबल नहीं रहा, ये अब एरे बन गया। एरे मल्टीपल जो एरे जो है ना वेरिएबल का प्लूरल फॉर्म हो गया, मतलब ऐसा कंटेनर, ऐसा बॉक्स जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करे वो उसको आप एरे बोलते हो। तो ये सारी चीज़ हम स्क्रिप्ट, ये मतलब जो मैं आपको सीधे बता रहा हूँ ये एक्चुअली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात है, बट यहाँ पर उन दोस्तों के लिए मैं बता रहा हूँ जो मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, ताकि उनको थोड़ा समझ आ जाए। तो जिनको ऑलरेडी पता है वो बोर नहीं होना, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। तो ये जस्ट आप मतलब आप सेस में एरे भी बना सकते हो और वेरिएबल भी बना सकते हो। तो ये हमारे पास एक चीज़ होगी, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और थीम वेरिएबल के साथ फिर डॉलर साइन के साथ आप वेरिएबल बनाएंगे, कलर, और ये वाला कलर देता हूँ मैं इसको दोबारा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें है वो है नेस्टिंग। नेस्टिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल CSS में हम क्या करते हैं, यहाँ पर HTML में अगर मैं आ जाऊँ, मैं देखूँ मेरे पास एक नेव टैग है, नेव टैग के अंदर फिर UL है, फिर li है, फिर इसके अंदर a है। तो ये हमारे पास नेस्टिंग हो गया, मतलब एक div है, div के अंदर div के अंदर कुछ एलिमेंट, उसके अंदर कुछ और एलिमेंट। नॉर्मली CSS में हम कैसे करते हैं, मैं यहाँ पर इस तरह बोलूँगा, नेव के अंदर मेरे पास UL है, UL के अंदर फिर li फिर a, इस तरह मैं सेलेक्ट करूँगा CSS के अंदर, और फिर बोलूँगा इसको कलर दे दो रेड।
इस तरह मैं बोल दूंगा। तो ये देखो इनको कलर रेड मिल गया। ये नॉर्मल CSS का सिंटैक्स है। लेकिन जब मैं अब ये कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, आप मतलब बहुत ज़्यादा नेस्टिंग चले जाते हो, फिर उस पर आप होवर करते हो। अब इसके लिए जो सेस सोल्यूशन है वो क्या है, मैं ये जस्ट ये कर दूंगा नेव, और फिर इस तरह करली ब्रैकेट्स सा करो, फिर उसके अंदर फिर मैं UL, और यहाँ पर मतलब ये देखो अब इसके अंदर नेव के अंदर UL, इस तरह आप इसमें नेस्टेड सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको दे दूंगा बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, तो लाइट ग्रे इसको मिल गया ये। और इसके अंदर पे मुझे अगर LI सेलेक्ट करना हो तो मैं जस्ट कर दूंगा LI और कलर येलो। अच्छा इसको देखो येलो कलर मिल गया है, लेकिन चूँकि इसके अंदर एंकर टैग है क्या बोलते हैं ए लिंक है, और ए लिंक जो है उसको LI उसको बाहर से मतलब वो स्टाइल एक्सेप्ट नहीं करते। मैं एक और स्टेप अंदर चले जाऊँगा और मैं कर दूँ ए कलर येलो, देखो येलो कलर इसको मिल गया। ये मैं ब्लैक कर दूंगा, क्लियर लगेगा। तो इस तरह आप इसमें नेस्टिंग कर सकते हो। एक मैं थोड़ा सा पेडिंग दे दूंगा 15 पिक्सल, और लेस स्टाइल नन। नेस्टिंग में हावर कैसे करेंगे इसमें, नॉर्मली तो CSS में हम इस तरह करते हैं ना कि नेव ULLIA हावर, इस तरह हम ये नॉर्मल CSS का सिंटैक्स हम इस तरह हावर करते हैं। अब यहाँ पे हावर करने का बड़ा ज़बरदस्त सिंटैक्स है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि UL पे मैं हावर करूँ, जब मैं पूरा UL है इस पे मैं हावर करूँ तो इसके अंदर जो LI है और फिर उसके अंदर A है उसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं ये UL का जो करली ब्रैकेट से ये यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये बंद हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ये एंड का जो साइन है ये, फिर फुल कॉलम, फिर हावर, ये हो गया। और फिर मैं कर दूंगा कि इसके अंदर जो LI है मेरे पास, और उसके अंदर आप इस तरह भी लिख सकते हो LI के अंदर जो A है, बट ये नॉर्मल वो CSS वाला बन जाएगा। और फिर इस सेस वाला फॉर्मेट ये है कि UL के अंदर UL पे जब हावर करूँगा उसके अंदर LI और उसके अंदर फिर A, और इसको मैं बोल दूंगा कि इसका कलर कर दो रेड, सेव। अब देखो जिसमें ब्लैक पे हावर करूँ उसका कलर रेड हो गया। तो अब अच्छा बैक एंड CSS के फाइल में आप देख लो कि ये हमारे लिए जनरेट क्या करता है। ये सिंटैक्स अगर आप लोग CSS में लिख दो कि ये एरर देगा, बट यहाँ पर ये काम कर रहा है, ये कोई मैजिक नहीं, इस पीछे जो कंपाइलर चल रहा है वो उसको कंपाइल कर रहा है और यहाँ पर हमारे लिए CSS में जनरेट कर रहा है। और CSS में वही जो नॉर्मल CSS का जो सिंटैक्स उसी तरह जनरेट कर रहा है। देखो नेव के अंदर UL के अंदर LI के अंदर A, और फिर जब होवर किया है तो वो भी इस तरह हुआ है कि एक नेव के अंदर UL, इस पर जब होवर हो तो इसके अंदर LI और उसके अंदर A पे कलर रेड कर दो। तो बैक एंड पे ये हमारा जो CSS का फाइल है उसके अंदर ये वो नॉर्मल CSS ही जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मिक्सेंस। और मिक्सेंस अगर आप जावास्क्रिप्ट और PHP से आ रहे हो तो इसको एज ए फंक्शन ही समझ लो, और अगर आपने अभी जावास्क्रिप्ट और PHP को टच नहीं किया तो फिर आप उसको मिक्सन ही समझ लो। मिक्सन क्या काम करता है कि मतलब यहाँ पर तो वेरिएबल में तो हमें ये होता है कि एक सिंगल लाइन कोड या फिर एक वैल्यू, छोटा वैल्यू आपको डिफरेंट जगह पे रिपीटेड, जहाँ पर आपने रिपीट किया वहाँ पर आपको चाहिए तो आप मतलब ये वेरिएबल यूज़ करो। मिक्सन ये हो कि आपको मल्टीपल लाइन, कोई बहुत बड़ा कोड, कोई मतलब ब्लॉक ऑफ कोड एक बड़ा सा जिसमें बहुत सारे CSS के प्रॉपर्टीज़ होंगे, वो मतलब पूरा एक 8-10 लाइन 20 लाइन आपको हर जगह पे रिपीटेड चाहिए होगा, तो आप उसको एक मिक्सन एक फंक्शन बना सकते हो, उसमें सारा स्टोर कर लो और जहाँ भी आपको मिक्सन चाहिए वो जस्ट वहाँ पर वो मिक्सन यूज़ कर लो। तो मिक्सन बनाते कैसे, उसके लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो जो @ है ये लिखना है, और फिर MIXIN ये मिक्सन का सिंटैक्स है, ये लिख देना है। फिर मिक्सन का नाम लिखना है, जो भी आप नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक यूज़ कर लूँ बॉक्स का, मैंने एक बॉक्स लिया, फिर जस्ट CSS की तरह करली ब्रैकेट्स। अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ कलर येलो, और ये मैंने एक ब्लॉक बना दिया सारा। अब मुझे मतलब मेरे वेबसाइट में जगह जगह बॉक्सेस मुझे चाहिए, जहाँ जगह पर मतलब सेम कोड चाहिए, और मैं हर जगह पे मतलब इस तरह ये 5-6 लाइन होंगे, तो अभी मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह कई बहुत से लाइन हो सकते हैं, तो मुझे हर जगह पे ये चाहिए। फॉर एग्जांपल अब ये वाला जो है ना, जहाँ पर मैंने ये ब्लैक सारा यूज़ किया, मैं सारा मैं रिमूव कर दूँगा यहाँ से। बल्कि हमारे पास और क्या है इसमें, ये आर्टिकल है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आर्टिकल है यहाँ पर मैं ये मिक्सन यूज़ कर लूँगा। अभी ऊपर मैंने मिक्सन बनाया है, इसको मिक्सन को कॉल कैसे करेंगे, तो इसका लिए आप @ और फिर इंक्लूड का आपके पास एक कीवर्ड है, आप वो इंक्लूड यूज़ करोगे, और फिर जस्ट वो मिक्सन का नाम INCLUDE इंक्लूड, और इस फिर बॉक्स मेरे मिक्सन का नाम है। मैं जस्ट बॉक्स यूज़ कर लूँ, जैसे मैं सेव कर दूँ, आप देखो ये मेरे पास एक बॉक्स पूरा बन गया, जो कि बहुत ही अजीब और बेकार डिज़ाइन है। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं,
ये देखो ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया है बड़ा ज़बरदस्त सा। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस नेव बार को या फिर इस H1 को भी ये मिक्सन यहाँ पर मैं यूज़ करूँ तो मैं जस्ट कर दूँगा इंक्लूड और बॉक्स। ये देखो इसके अंदर वो बॉक्स बन गया। तो ये कितना इजी है, मतलब ये एक मरतबा मैंने कोड लिख दिया। अब जहाँ भी आपको ये बॉक्स चाहिए होगा जस्ट आप इसको इंक्लूड कर दो। अब मिक्सन के अंदर भी आप नेस्टिंग कर सकते हो, इवन मतलब मिक्सन के अंदर आप दूसरा मिक्सन भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वो बना दूँ, एक और मिक्सन बना दूँ और इसको मैं थीम का बटन इस तरह मतलब कुछ नाम दे थीम बटन, और यहाँ पर मैं कुछ कोड लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। ये मैंने कुछ कोड यहाँ पे लिख दिया, थीम बटन, ये एक मिक्सन बन गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर बॉक्स के अंदर हमारे पास कोई बटन हो तो मैं क्या कर दूँगा बटन, और इसके अंदर फिर ये इंक्लूड कर दूँगा इंक्लूड थीम बटन। सही है। तो अभी इसके अंदर देखो यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर हमने यूज़ किया है, इसमें हमारे पास बटन नहीं है। तो मैं यहाँ पे HTML में आ जाता हूँ, आर्टिकल के अंदर मैं एक यहाँ पर बटन ऐड कर देता हूँ और सबमिट में इसके अंदर नाम लिख दिया। जैसे मैं सेव कर दूँ ये देखो वो ब्लैक हो गया, ये बटन आप लोगों को दिख रहा है, ये ब्लैक हो गया। ये क्यों ब्लैक हो गया? क्योंकि बॉक्स के अंदर बटन आ गया। अब इसके अंदर कोई बटन नहीं है तो इसमें अप्लाई ये नहीं हुआ। ये मैं क्या कर देता हूँ कि ये मैं ये सेक्शन जो है ये नेव सेक्शन हो गया और ये हो गया हेडर को मैं ये दे देता हूँ, इस वाले से मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो। हेडर को मैं इंक्लूड बॉक्स, देखो इसको असाइन हो गया। इसके अंदर कोई बटन नहीं है तो इसके अंदर मतलब वो अप्लाई नहीं हुआ, और इसके अंदर बटन है तो इस पर अप्लाई हो गया। अच्छा मिक्सन जो है ना इसको आप पैरामीटर भी पास कर सकते हो जस्ट लाइक फंक्शंस। तो पैरामीटर क्या होता है, मतलब आप यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इस आर्टिकल को ये कोड सारा असाइन कर दो। अब ये एक स्टैटिक कोड हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, जहाँ भी हम ये इंक्लूड करेंगे ये जो 5-6 लाइन कोड है वो सबको असाइन हो जाएगा। बट मुझे चाहिए कि इस वाले बॉक्स का बैकग्राउंड कलर जो है वो डिफरेंट हो, मतलब मुझे डिफरेंट ये चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर पैरामीटर लिख दूँगा। देखो ये बॉक्स जहाँ पर मैंने मिक्सन बनाया हुआ है इसको मैं जस्ट फंक्शन ये 2 ब्रैकेट्स बना दूँगा और उसके अंदर मैं लिख दूँगा BG कलर। अब जब ये मिक्सन मैंने बना दिया इसको जैसे मैं सेव कर दूंगा ये मुझे एरर देगा, क्योंकि ये मिक्सन अब डिमांड कर रहा है कुछ वैल्यू का, मतलब बोल रहा है कि मुझे कुछ वैल्यू दो, जो बैकग्राउंड कलर दो मुझे। यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, ये मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ बैकग्राउंड कलर ये BG कलर में दे देता हूँ। तो अभी ये मुझे एरर देगा, देखो ऐसे इसने यहाँ पर मुझे एरर दे दिया। लेकिन यहाँ पर अगर इसको मैं देखो ये वेरिएबल है एक्चुअली, तो उस वेरिएबल को मैं यहाँ पर डायरेक्ट असाइन भी कर सकता हूँ। मैं असाइन कर दूँ लाइट ग्रे, ये मैंने कलर असाइन कर, जैसे मैं सेव कर दूँ देखो मतलब वो उसको ऐसे एक वेरिएबल हो गया और उसके अंदर ये कलर असाइन हो गया। बट अब ये भी स्टैटिक हो गया, ये तो मतलब यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया और यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर इसको दोनों को मिल गया। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पे असाइन नहीं करेंगे इसको, मैं जस्ट बैकग्राउंड कलर लिख दिया यहाँ पे। जैसे मैं सेव कर दूँ ये अब एरर दे देगा। नीचे जब हम ये असाइन करेंगे जहाँ पर जिस बॉक्स वगैरह को हम असाइन करके वहाँ पर मैं ये ब्रैकेट लूँगा फंक्शन की तरह और यहाँ पर मैं ये कलर असाइन कर दूँगा इसको लाइट ग्रे। अब यहाँ अब भी रह जाएगा क्योंकि एक और जगह पे हमने यूज़ किया हुआ है ये बॉक्स, यहाँ पे हमने यूज़ किया तो इसको यहाँ पर मैं दे दूँगा वाइट। तब दो बॉक्स मेरे पास बन गए, इसको लाइट ग्रे मिल गया और इसको वाइट मिल गया। ये कितना पावरफुल है, मतलब आप इसको पॉसिबिलिटीज़ देखो कितना मतलब ये ज़बरदस्त है। नेक्स्ट जो सेस में हमारे पास है वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, हम सारा डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ जो इसके 2-3 है वो डिस्कस करेंगे जो कि आपको नॉर्मल एक वेबसाइट चाहिए होगा उसमें आपको बहुत यूज़फुल है वो चाहिए होंगे। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको रीड कर सकते हो, उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हो। तो एक जो हमारे पास का बिल्ट इन मॉड्यूल है, आप इसको मतलब फंक्शंस भी बोल सकते हो, बिल्ट इन फंक्शन सेस के। यहाँ पर देखो मैंने कल ब्लैक कलर यूज़ किया हुआ है, मैं चाहता हूँ ये मुझे मतलब बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पर है ब्लैक यूज़ हुआ है ना थीम बटन को, ये कम्प्लीटली ब्लैक मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा ग्रेइश टाइप हो। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है लाइटन, इसको मैं ये कलर दे दूँगा ब्लैक और फिर कॉमा के बाद मैं उसको बोल दूँगा कितने % आपको कम चाहिए भाई, ये 10% मुझे कम चाहिए। तो सेव कर दिया तो ये देखो 10% कम हो गया, ज़्यादा फील नहीं हो रहा ना, तो मैं इसको 50% कर देता हूँ, ये देखो कम हो गया। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है लाइटन। दूसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो है डार्कन, तो उसको डार्क करेगा। लेकिन अब ये मतलब ब्लैक और कितना डार्क होगा, इसके लिए अगर मैं येलो यूज़ कर दूँ, येलो तो बहुत ज़्यादा डार्क होगा इसलिए ब्लैक दिख रहा है, मैं इसको 10% डार्क कर देता हूँ। ये देखो अगर मैं इसको 0 कर दूँ ये कम्प्लीटली सही नॉर्मल येलो हो जाएगा, लेकिन अगर इसको मैं 10 कर दूँ ये
अगर हम इसको मैं 30 कर दूँ तो ये देखो, अगर 50 कर दूँ तो बहुत ब्लैक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो आपको ब्लैक ही दिखेगा। तो ये लाइटन और डार्कन ये बहुत काम की फीचर्स है, फंक्शंस है, मॉड्यूल्स है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, एक लाइटन एक डार्कन। नेक्स्ट जो हमारे पास सेस में है वो है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में क्या हम करते हैं कि और हमारे पास अगर फाइल हो सेस के तो हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, इस फाइल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक या जो हमने फाइल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो हमने डायरेक्टरी बनाई हुई है सेस के, इसमें अंदर मैं एक और फाइल बना देता हूँ और इसको कुछ मतलब नाम दे देता हूँ, यूटिलिटी का मैंने नाम दे दिया util.scss। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कर दूँ कि ये जो मिक्सन्स मैंने बनाए हुए हैं ये मैं कंट्रोल X कर दूँ यहाँ पे, ये मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिए, सेव कर दूँ, ये भी सेव कर दूँ। यहाँ पर मुझे एरर आ जाएगा, एरर ये आ गया, क्योंकि अब यहाँ पर जो मैंने कॉल किए हैं सारे बॉक्स वगैरह जितने भी ये 3 बटन और बॉक्स जो मैंने वहाँ पर कॉल किया है, तो अब उसको ये नहीं मिल रहा। तो मैं ये क्या कर दूँगा, सब टॉप पे आके यहाँ पर मैं @ और फिर इम्पोर्ट लिख दूंगा। फिर उसके बाद आपने डबल कोट के अंदर उस फाइल का नाम लिख देना है। तो मैं लिख दूंगा, आप इसको ये सेस ना भी लिखो तो चलेगा, और उसके एंड में ये फुल कॉलम सेव कर दो, ये बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो ये कि हमारा कोड कितना क्लीन हो गया। तो आप क्या कर सकते हो इम्पोर्ट के, आप मतलब यूटिलिटी के लिए अलग क्लास बना सकते हो, जिसमें एक होता है ना, एक बेस क्लास, बेस फाइल होता है जिसमें आपकी टीम के सारे बेस, एक में कलर्स होते हैं, एक में सारे वेरिएबल्स होते हैं। इस तरह आप पूरा मतलब डायरेक्टरी में डिफरेंट फाइल्स बना सकते हो, और फिर उसको एक मेन जो आपका होगा उसमें आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, जब मैं प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं मीडिया क्यूरीज के लिए अलग फाइल बनाता हूँ, यूटिलिटीज़ के लिए अलग बनाता हूँ, वेरिएबल्स के लिए अलग बनाता हूँ। इस तरह फिर 4-5 फाइल्स में बनाता हूँ, फिर ईजी रहता है मुझे अगर वेरिएबल चेंज करने हो। ये मेरे वेरिएबल हैं, मैं कंट्रोल X कर दूंगा और फॉर एग्जांपल मैं ये कर दूंगा यहाँ पर colors.scss, ये मैं कलर्स के लिए एक बना दिया, ये मैंने इसका सेव कर दिया। अब यहाँ पे आके मैं कलर्स इस तरह, तो कल को मुझे मतलब ये मैं अगर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कोई और डेवलपर काम कर रहा है, उसके लिए बहुत इजी होगा। कलर्स में जाएगा, सारे कलर्स उसको मिल जाएंगे, यूटिलिटीज़ में जाएगा सारे यूटिलिटीज़, मीडिया क्यूरीज में जाएगा सारे मीडिया क्यूरीज। बहुत यूज़फुल है ये इंपोर्ट, इसको आप यूज़ करो। नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास सेस में है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आपको पता है जो हमारे पास इक्वलिटी के ऑपरेटर्स होते हैं, कि अगर इक्वल हो, या फिर जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं मैथ के प्लस कर दो, माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, वो सारे ऑपरेटर्स भी हम इसमें सेस में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूँ विड्थ का, और इसको मैं दे दूँ 100 पिक्सल, ये मैं 100 पिक्सल, और ये सिटीज़, ये क्या है, ये सिटीज़ वाला जो है ये हेडर है, इसको मैं ये विड्थ दे दूँ वेरिएबल, मैंने विड्थ दे दिया, 100 पिक्सल उसको विड्थ मिल गया। देखो यहाँ पर हमें सारा वो जो ऑपरेटर्स वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसका प्लस साइन लगा दूँ और इसके साथ 200 पिक्सल मैं प्लस कर दूँ, तो ये 300 पिक्सल उसका, अब इसको 300 पिक्सल असाइन हो गया। सेम इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ, स्टेरिक के साइन आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई विद 2, ये देखो 200 पिक्सल हो गया। इस तरह 4 कर दूँ तो 4। इस तरह आप ये सारे जो नॉर्मली एक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस माइनस, वो सारे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो छोटा हो जाएगा, 25 पिक्सल हो गया। बूलियन भी इसमें यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूँ इज़ डार्क, तो ट्रू फॉल्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये कहाँ पे काम आए मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि ट्रू फॉल्स ये सारे ऑपरेटर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो यूज़ होती है, मतलब ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में नहीं शेयर कर रहा जो बस इनके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें वो मैं नहीं शेयर कर रहा, मैं सिर्फ वही शेयर कर रहा हूँ जो यूज़ होती है। तो इसको सीख लो। हमारे पास और क्या है, हमारे पास इक्वलिटी की है, रिलेशनल है, न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग, बूलियन, जो सारे ऑपरेटर्स है वो सारे यूज़ कर सकते हो। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ज़्यादातर ये जो रिलेशनल है और जो बूलियन है यही मैंने सारा प्रोफेशनल प्रोजेक्ट में यूज़ किए हुए हैं और यही मैं यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्लो कंट्रोल, इसको रूल्स ये बोलते हैं, बट मैं अगर आपको इन सिंपल वर्ड्स में बता दूँ तो इफ़ कंडीशंस, जो कंडीशन हमारे पास होते हैं, लूप्स हो गए, तो वो भी आप सेस में यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, इफ़ कंडीशन वगैरह सब कुछ। और वो कैसे यूज़ होते हैं मैं भी आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक मिक्सन बनाता हूँ और मिक्सन को मैं दे दूँ कि चेक डार्क मोड, ये मैंने एक मिक्सन बना दिया और इस तरह ये मिक्सन हो गया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इफ़ कंडीशन में लगा देता हूँ। इफ़ कंडीशन आप इस तरह लगाओगे, सेम जिस तरह मिक्सन आप स्टार्ट करते हो, @ के साथ आप इफ़ लिख दो और फिर इसके अंदर मैं
ये इस डार्क जो है ना मैं इसे ऊपर कर दूंगा वरना इसको फिर पता नहीं चलेगा ऐसे। और मैं ये बोल दूंगा इस डार्क, ये इस डार्क। तो क्या कर दो, यहाँ पर मैं एक 2 कलर भी ले लूँगा, कलर 1 वाइट और कलर 2। ये मैंने 2 कलर ले लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस डार्क, तो बैकग्राउंड कलर इसको कलर 1 कर दो और नॉर्मल जो कलर है अंदर टेक्स्ट का वो कलर 2 कर दो। एल्स इसका उलट, ये मैं कॉपी कर देता हूँ, ये 2 ये 1। देखो अब अगर आप फर्स्ट टाइम ये इफ़ एल से सारी चीज़ देख रहे हो तो जिस तरह मतलब नॉर्मल इंग्लिश है इससे आपको समझ आ रही होगी कि मैंने एक कंडीशन लगाया कि अगर मतलब ये इसका वैल्यू मैं देख रहा हूँ, अगर इस डार्क का वैल्यू ट्रू हो तो ये वाला कंडीशन अप्लाई कर दो। अगर वो करना फिर एल्स के बाद जो भी लिखा होगा वो अप्लाई कर दो, सिंपल। तो इफ़ कंडीशन अगर ट्रू हो तो क्या है, बैकग्राउंड कलर 1 कर दो। कलर 1 क्या है, वाइट है, और कलर 2 क्या है, ब्लैक है। तो अब जिसको भी मैं ये मिक्सन असाइन करूँगा वो सबसे पहले ये कंडीशन चेक करेगा, ये सारा जो मैंने लॉजिक लगाया ये सारा चेक कर लेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ इस सिटी वाले हेडर पे। और हेडर कहाँ है, हेडर ये है, ये इसको मैं असाइन कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे। चेक डार्क मोड, इसमें सेव कर दूँ तो क्या हो गया, चेक डार्क मोड बैकग्राउंड कलर। अच्छा मैं क्या और ये कर देता हूँ कि बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि हमें पता चले। बॉर्डर अगर डार्क हो तो बैकग्राउंड कलर 1 कर दो, तो 1 पिक्सल सॉलिड। अभी इसको ये वाला असाइन है लेकिन वो दिख नहीं रहा था क्योंकि बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया और कलर अंदर इसको कलर ये क्यों मिला है, क्योंकि इसके यहाँ पर मैंने उसके बाद कुछ और असाइन किया होगा। ये मैं फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ, सही हो गया। अब भी सही नहीं हुआ, अब सही हो गया क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसको H2 को डायरेक्टली मतलब टारगेट किया हुआ है, इसलिए वो प्रायोरिटी उसकी है क्योंकि मैंने डायरेक्ट H2 को टारगेट किया हुआ है। एनीवे इस पे आते हैं। देखो तो अभी मैंने मिक्सन, जैसे ही मैंने ये मिक्सन यहाँ पर इंक्लूड किया, इसने यहाँ पे चेक किया अगर डार्क मोड ट्रू हो तो ये असाइन कर दो। अभी ट्रू है, यहाँ पर देखो ऊपर वो ट्रू है तो ये वाला अप्लाई होगा। अगर इसको मैं फॉल्स कर दूँ तो ये देखो वो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और कलर वाइट हो गया, उससे वो बॉर्डर भी हट गया। तो इस तरह आप ये इफ़ एल्स यूज़ कर सकते। इसमें आप फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो। फॉर लूप कैसे यूज़ करने, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक कलर है, मैं इसको लिख दूँ बेस कलर ब्लैक, ये मेरे पास एक कलर है बेस कलर। अच्छा फॉर लूप के बारे में ये आप बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक जावास्क्रिप्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टच नहीं किया हो तो आप इस पार्ट को, ये फॉर लूप वाला यहाँ तक मतलब इसके बाद का आप स्किप कर सकते हो। ये फॉर लूप आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक काफ़ी था। बट अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता हो तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा, आप ये इसको देख सकते हो अभी। तो फॉर लूप में नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई एरे को हम मतलब लूप लगाते हैं, वो सारे जिसके अंदर जितने वैल्यूज़ होते हैं वो सारे हम डिस्प्ले करते हैं। तो सेम यहाँ भी हम वही करेंगे, बट यहाँ पर हम कोई एरे भी नहीं बना रहे। मैं एक और सिनेरियो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ @ के साथ सेम इसका भी वही कीवर्ड में फॉर लिख दूंगा। सेस का जो फॉर है इसका सिंटेक्स थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट और PHP से थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉर्मली हम उसमें क्या करते हैं कि मतलब ये हमारे पास एक जो सिंगल वेरिएबल होता है वो क्रिएट कर देते हैं और फिर जो हमारे पास जो एरे होता है वो डिफाइन कर लेता है और वो फिर हम नीचे फिर वो लिख लेते हैं। बट यहाँ पर इस तरह नहीं, यहाँ पर इस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ आई और फिर मैं लिखूँगा फ्रॉम 1 थ्रू मैं लिख दूँगा 12। इस तरह आप कोई भी नंबर यहाँ पर दे सकते हो। तो ये फॉर लूप का हमारे पास यहाँ पर सिंटेक्स है। फिर उसके अंदर में जो भी अंदर लॉजिक होगा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये है कि हम ये तो CSS ही स्टाइल लेंगे, उसमें हम कोई चीज़ फैच कोई डिस्प्ले दिखा नहीं सकते, हम इसके थ्रू कोई स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर दूँगा, HTML फॉर एग्जाम्पल में आ जाओ, ये जो हमारे पास ULLI है ना, इसकी मैं कुछ कॉपियाँ और ले लूँ, इसको मैंने 12 कर दिए, ये मेरे पास 12 आ गए, सही है। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे आके ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि इसका ये स्टाइल ख़त्म हो जाए, ये ऐसे हो गए। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगा जो हमारे पास नेव है और नेव के अंदर ULLI नॉर्मल CSS में यहाँ पर लिख रहा हूँ, मतलब सेस की तरह आप इस तरह भी लिख सकते हो कि UL है LI, बट यहाँ पर मैं सिंपल CSS की तरह लिख लेता हूँ। और इसके अंदर फिर जो NTH चाइल्ड हमारे पास जो है इस तरह मैं इस तरह लिख लेता हूँ। NTH चाइल्ड के अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, NTH चाइल्ड ये नॉर्मल CSS का एक सूडो एलिमेंट है। जब हम किसी लिस्ट का एक स्पेसिफिक एलिमेंट को हम टारगेट करते हैं 1 2 इस तरह हम कोई नंबर लिख लेंगे वो टारगेट हो जाएगा। बट यहाँ पर लूप के अंदर मैं हैश लिख लूँगा और फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर मैं वो वेरिएबल पास कर लूँगा इस तरह। और फिर यहाँ पर मैं लिख दूँगा बैकग्राउंड कलर और जो हमारे पास ऊपर वो बेस कलर है या फिर कलर 2 है, ये मैं ऐसे कर देता हूँ।
तो ये देखो सबको ब्लैक असाइन हो गया। बट जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फॉर लूप के थ्रू, जो मैजिक दिखाना चाहता हूँ, वो उसके लिए हम ये वो लाइटन जो भी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, वो फंक्शन हम यूज़ कर लेंगे। और फॉर एग्जांपल ये मैं 10% इसको दे दूँ, ये ब्लैक कलर, ये ऐसे कलर 1, 10% दे दूँ कलर 2, तो सबको 10% ब्लैक असाइन हो गया, सही है। बट मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, जो हमारे पास लूप में अभी जो 1 आ रहा है, तो ये लूप चल रहा है 1 से लेकर 12 तक। तो मैं क्या कर दूँगा कि ये मैं यहाँ पर ये वेरिएबल चला दूँगा मल्टीप्लाई बाय 5%, इस तरह मैं कर दूँगा। तो सबसे पहले को डार्क होगा, फिर सिर्फ 5% कम होगा, फिर उसके बाद 5%, इस तरह मल्टीप्लाई, उसके बाद होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, कम होता होता वो सारा हमारे पास लूप चल गया। तो ये मतलब इस तरह आप खुद मतलब सिनेरियो बनाओ और देखो कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा फॉर लूप हो गया। इस तरह हमारे पास ईच भी है इसके अंदर, आप इसका आप जो सेस का डॉक्यूमेंटेशन इसमें देख सकते हो। सिंपल कीवर्ड है ईच लगाओ, फिर साइज़ के अंदर मतलब जो एरे मैंने पहले आपको बता दिया कि हम आप एरे भी बना सकते हैं। तो साइज वेरिएबल है, उसके अंदर फिर मल्टीपल वैल्यू दिए हुए हैं, मल्टीपल साइज़ दिए हुए, 40 पिक्सल, 50 पिक्सल, ये फिर 80 पिक्सल, ये मतलब ये एक एरे बन गया। फिर इस एरे को यहाँ पर ईच किया हुआ है, उसका उस पर ईच लगाया हुआ है। फिर यहाँ पर इसने क्या किया है कि आइकॉन और हैश के साथ वो साइज़ इसके साथ कॉन्कटिनेट किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर क्या होगा, आइकॉन 40 पिक्सल, तो अब HTML में जिस आइकॉन को भी आइकॉन 40 पिक्सल मिलेगा उसको ये 40 पिक्सल्स हाइट, वेट और फॉन्ट साइज़ ये मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट को 50 पिक्सल, नेक्स्ट को 80 पिक्सल, इस तरह ईच यूज़ हुआ है। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाई थी फुल स्टैक डेवलपर का जो ट्री जो रोड मैप था, उसमें मैंने सेस भी बताया था, और मैं प्रोफेशनली ये यूज़ भी करता हूँ। तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बना दिया, क्योंकि फ्यूचर में मैं उसी मतलब रोड मैप को ही फॉलो कर रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ। अभी 2-3 वीडियो 4-5 वीडियो और भी मतलब CSS पे और लेआउट्स पे आएंगे। उसके बाद हम फिर जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव होंगे। तो मैं उसको फॉलो करते हुए सेस को भी हमने कवर कर लिया। हम फ्यूचर में जितने वीडियोस बनाएंगे उसमें या तो फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे या फिर सेस ही यूज़ करेंगे। तो आप अगर साथ में फॉलो अप करते जाएंगे तो अभी आपको मतलब मुश्किल नहीं होगी फ्यूचर में। तो सेस को आप बिल्कुल भी इग्नोर करना करें, इसको सीखो, ये बहुत काम की चीज़ है। और आई होप मैंने क्लियर कर दिया हो सेस, इसमें कोई डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है। जैसा रट्टा लगाना है आप रट्टे लगाओ, और फिर थोड़ा सा ये लॉजिक वॉजिक है, ये थोड़ा सा इसका भी स्टार्ट में रट्टे लगाओ, अगर समझ में नहीं आता जस्ट रट्टे लगाओ, समझ में आ जाएगा खुद ही। जब आप जावास्क्रिप्ट में जाओगे, PHP में जाओगे, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।